Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today's topic is very interesting topic, that is memory. Um, in this lecture we will focus on different stages of memory, the process of memory, how memory formed, how memory develops. So, what is memory? Uh, Memory is basically the faculty of brain by which data or information is encoded, stored and retrieved when needed. It is the retention of information over time for the purpose of influencing future actions. Memory is very essential to our lives. Without memory of the past, we cannot do anything in the present or think about the future. We would not be able to remember what we did yesterday, what we have done today, or what we plan to do by tomorrow. So without memory we couldn't learn anything. So memory have their own importance. Memory refers to the process that are used to acquire, store, retain and later retrieve information. A human memory involves the ability to preserve and recover information we have learned or experienced. So memory हमारे पास this is basically a sequential process जिसमें हम information को receive करते हैं और acquire करते हैं, फिर उसी required information को हम store करते हैं and from the store after the storage retain रहते हैं and upon needs जब भी उसी information की ज़रूरत पड़ती है according to the situation, according to the events, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करते हैं, रिट्राइव करते हैं और यूज़ करते हैं. ह्यूमन मेमोरी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू प्रिजर्व एंड रिकवर इंफॉर्मेशन. मीन्स कि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, रिटेन करते हैं. इट मीन्स कि द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आवर ब्रेन एंड रिकवर इंफॉर्मेशन वी हैव लर्न आवर एक्सपीरियंस. और फिर उसी इंफॉर्मेशन को हम रिकवर करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, रिट्राइव करते हैं, रिकॉल करते हैं. वो इंफॉर्मेशन जब स्टोर्ड होती है तो हमारी लर्नड इंफॉर्मेशन होती है या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होती है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है एंड अपॉन ऑन द नीड हम उसको फिर रिकॉल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. हाउ मेमोरी आर फॉर्म्ड. In order to form new memories, information must be changed into a usable form. Means कि sensory input के ज़रिए information उस form में चली जाए जो कि हमारी body में उस तरह वो use होती है. From an information processing perspective, there are three main stages in the formation and retrieval of memory. कि हमारे पास मेमोरी किस तरह फॉर्म होती है. तो ये बिल्कुल 3 स्टेजेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन फॉर्म होती है एंड फिर आफ्टर डेट वो यूज़ होती है. सबसे पहला है इनकोडिंग. इनकोडिंग मीन्स रजिस्ट्रेशन, रिसीविंग और प्रोसेसिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन. मीन्स कि आप सेंसरी इनपुट के ज़रिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है उसको कंबाइन करके रजिस्टर करते हैं, इनकोड करते हैं विद इन द ब्रेन. फिर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. स्टोरेज का क्या मतलब है? क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इनकोडेड इंफॉर्मेशन. कि जो इंफॉर्मेशन आपने इनकोड की, रजिस्टर्ड की, फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है. एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन स्टेज इज रिट्राइवल. रिट्राइवल मीन्स रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. कि जो कॉलिंग बैक द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू सम क्यू फॉर यूज इन अ प्रोसेस और एक्टिविटी. मीन्स कि किसी इवेंट, किसी सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन जो नीड होती है फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉल करते हैं और रिट्राइवल करते हैं और रिट्राइवल करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस, अ सीक्वेंशियल प्रोसेस जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन फॉर्म्ड होती है और डेवलप होती है. हमने पहले कहा कि द इंफॉर्मेशन मस्ट बी चेंज इनटू अ यूजेबल फॉर्म which occurs through the process known as encoding. Means कि encoding सबसे पहले encoding होती है. Once the information has been successfully encoded, it must be stored in a memory for later use.
much of this stored memory lies outside of our awareness most of the time. मीन्स कि हमारी मेमोरी में जितनी भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमारी अवेयरनेस में नहीं होती या कॉन्शियस फॉर्म में नहीं होती कि हमें बस हर टाइम पता होता है कि हमारी मेमोरी में क्या स्टोर्ड है। वो जब हम किसी इवेंट को देखते हैं, किसी सिचुएशन को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स का सिंपोजियम हो रहा हो कैम्यू में और हम डायरेक्टली चले जाते हैं तो हमें अपनी टाइम की सिंपोजियम याद आ जाती है। सो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमने वो उस टाइम को ऑब्जर्व किया तो दिन हमारी मेमोरी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो रिकॉल हो गई और हमारी वो पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी वो पास्ट इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड थी मेमोरी में वो रिकॉल हो गई। Except when we actually need to use it. The retrieval process allows us to bring the stored memory into a conscious awareness. हमने कहा कि हमारे पास जो stored information होती है वो हमारी awareness में नहीं होती या conscious information वो नहीं होती। रिट्राइवल प्रोसेस हमें इसमें अलाउ करते हैं कि हम जो हमारी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है या स्टोर्ड मेमोरीज है वो हम कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आ जाए। This is the model, the comparison with the computer, how the computer does works. It is the same. जिस तरह की हमारी मेमोरी होती है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनकोडिंग करते हैं या कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो जो भी आप इनपुट देते हैं वो जाके कंप्यूटर के मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है और फिर वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। वो आपकी कोई रिटन वर्क हो सकती है, वो कोई आपकी फाइल्स हो सकती है, वो सॉन्ग्स हो सकती है, वो कोई मूवी हो सकती है। तो वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन फिर आप मॉनिटर के जरिए रिट्राइव करते हैं। अब देखिए दिस इज द सेम प्रोसेस, हाउ डज आवर मेमोरी वर्क्स कि पहले इनकोडिंग होती है, फिर इनकोडिंग के बाद जब प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन तो वो स्टोर्ड हो जाती है हमारी मेमोरी में। और मेमोरी में वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हमारी कॉन्शियस फॉर्म में नहीं होती, वो कॉन्शियस फॉर्म में रिट्राइवल लेकर आती है। और रिट्राइवल कैसे ले आती है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, आपकी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप किसी को देखते हैं तो आपकी वो पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाती है या पास्ट स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर आप उसको रिट्राइव करते हैं। So this is a comparison with the computer, and this works the same as the computer works. How long do memory last? This is very important. कि हमारे पास memory कितने time तक होती है? Some memories are very brief, just a second long. Like हम sensory memory को ले लें, and allows us to take in sensory information about the world around us. कि हम सिर्फ देखते कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये है। तो ये वेरी ब्रीफ टाइम के लिए फॉर सेकंड्स ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड देन आप उसको वो बंदा भूल जाता है। फिर आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरीज में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आर अ बिट लॉन्गर एंड लास्ट फॉर 20 to 30 seconds. These in memories mostly consist of information we are currently focusing and thinking about. लाइक हम करंटली क्या कर रहे हैं। तो ये 30 to 20 से लेकर 30 सेकंड तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारे मेमोरी में, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी, मीन्स कि हम करंट सिचुएशन में किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज और शॉर्ट टर्म मेमोरी, यू कैन से वर्किंग मेमोरी। And finally, some memories are capable of enduring much longer, lasting from days, weeks, months or even for decades. जैसे कि हमें कभी कभी हमारे स्कूल के वो चाइल्डहुड की वो एक्सपीरियंस या वो इंफॉर्मेशन याद आ जाती है, हमारे स्कूल की वो कहानियाँ हमारे सामने आ जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। सो हमारे पास 3 किस्म की उसमें ड्यूरेशन आ जाती है। सम मेमोरीज आर फॉर वेरी ब्रीफ इवन फॉर द सेकेंड्स, सम मेमोरीज आर फॉर अबाउट 20 to 30 seconds, एंड सम मेमोरीज आर लॉन्ग लास्टिंग लाइक डेज में हो सकती है, वीक्स, इवन फॉर डिकेड्स एंड ईयर्स। सो most of the long term memories lies outside of our immediate awareness, but we can draw them into a conscious when they are needed. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेमोरी वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती, उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में रिट्राइवल प्रोसेस के ज़रिए आता है। और वो कैसे आता है कि आप इवेंट्स होती है, किसी को देखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर क्लास में चले जाते हैं लेक्चर लेने,
तो स्टूडेंट्स को देख के कभी हमें भी याद आ जाता है कि बिफोर फ्यू इयर्स हम भी इसी चेयर पे बैठा करते थे. सो सेम लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वो रिट्रैवल प्रोसेस में रिकवर हो जाती है. फिर आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी. हमारे पास कितने टाइप्स की मेमोरी है? द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी proposed in 1968 by Richard Atkinson and Richard Schifrin. उन्होंने उनको कैटेगराइज किया है थ्री मेन टाइप्स में. While several different models of memory has been proposed, the stage model of memory is often used to explain the basic structure and function of memory. And this theory outlines three separate stages of memory, that is sensory memory, short-term memory, and long-term memory. We will discuss one by one in a brief detail. Now, what is sensory memory? Sensory memory is the earliest stage of memory. During this stage, sensory information from the environment is stored for a brief period of time. You can say the very first stage of memory, the point at which information enters to the nervous system through the sensory system. जैसे कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी एंड दिस इज फॉर वेरी ब्रीफ टाइम्स. इवन हमने पहले कहा कि कुछ मेमोरीज हमारे पास सेकंड्स के लिए होते हैं, तो ये सेंसरी मेमोरी हमारे पास सेकंड्स के लिए होते हैं. Generally for no longer than a half seconds for visual information and 3 to 4 seconds for auditory information. You wanted to only certain aspect of this sensory memory, allowing some of this information to pass into the next stage that is called short-term memory. तो उसमें एक है हमारे पास iconic memory, another जो कि यहाँ पर absent है, but we can say echoic memory. एक है हमारे पास iconic visual sensory memory जो कि लास्टिंग फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बड़ी फ्यू सेकेंड्स के लिए या हाफ सेकेंड के लिए अबाउट ये होती है. फिर है हमारे पास साउंड्स, इकोइक जिसको हम कहते हैं, तो वो तकरीबन उसकी जो ड्यूरेशन है वो तो तकरीबन 3 to 4 सेकेंड्स के लिए वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, वो रिटेन रहती है. इसकी जो कैपेसिटी है एवरीथिंग दैट कैन बी सीन एट वंस टाइम, तो ये हमारे पास एक है, क्योंकि आप एक जा रहे हैं किसी इमेज को देख लिया तो ज़्यादा टाइम तक, मतलब जब तक आपकी फोकस्ड होगी वो आपको रिटेन होगा. जब फोकस खत्म हो जाएगी तो वो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे या वो ख़त्म हो जाएगी उसकी रिटेंशन. ड्यूरेशन फ्रॉम दैट हैज़ जस्ट एंटर echoic memory will be pushed out very quickly by new information, a process known as मास्किंग क्या प्रोसेस है कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन वो रिप्लेस हो जाती है बाय अनदर इंफॉर्मेशन, इन सिंपल वर्ड्स, सो दिस इज कॉल्ड मास्किंग. व्हेन इंफॉर्मेशन इज replaced very quickly by another new information, and this process is called masking. And masking is sensory memory में ये masking का process होता है, क्योंकि आप जब एक इमेज को विजुअली देखते हैं और सडनली आपकी नज़र किसी दूसरी इमेज पर पड़ जाती है तो प्रीवियस वन को आप भूल जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द मास्किंग प्रोसेस. फिर आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी. Short-term memory, it is also called working memory. You can say active memory as well. The memory system in which information is held for a brief period of time while being used. Means from 20 to 30 seconds about. A short-term memory, also known as active memory, is the information we are currently aware of or thinking about. कि हम currently किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या हम currently किस चीज़ के बारे में aware है. This is called short-term memory. Paying attention to the sensory memory generates information in short-term memory. अब देखिए हमने पहले sensory memory पे focus किया. मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी जब तक आपकी अटेंशन होगी तो आपको इंफॉर्मेशन रिटेन होगा. जब आपकी नज़र किसी दूसरी इमेज की तरफ चली जाएगी तो डेफिनेटली आप मास्किंग के जरिए, वो प्रोसेस के जरिए वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं. बट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन क्या चीज़ है? सेलेक्टिव अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली वन स्टिमुलस फ्रॉम अमंग ऑल सेंसरी इनपुट्स. कि अगर आपकी सेंसरी मेमोरी के जरिए
के दौरान अगर आपकी अटेंशन फोकस्ड हो तो यू कैन कन्वर्ट दैट सेंसरी मेमोरी इनटू अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. So for making a short term memory or for developing a short term memory you need a selective attention. एंड सेलेक्टिव अटेंशन इज कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टिमुलस आ रहे हो तो इसी दौरान आप एक ही स्टिमुलस पे फोकस कर रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिव अटेंशन. Short-term memory is often used interchangeably with working memory, which refers to the process that are used to temporarily store, organize and manipulate information. कि currently आप क्या कर रहे हैं, currently आप information को change भी कर रहे हैं, आप organize भी कर रहे हैं, आप store भी कर रहे हैं. And for this, definitely we need selective attention. While many of our short-term memories are quickly forgotten, attending to this information allows it to continue into the next stage, that is called long-term memory. अब देखिए, for short-term memory, if you want to convert this into the long-term memory, this is also need a continuous attention. अगर आपको इधर कंटिन्यूस अटेंशन होगी, आपकी रिहर्सल होगी, आपकी फोकस्ड अटेंशन होगी, so you can convert this memory into another stage that is called long-term memory. Most of the information stored in the active memory will be kept for approximately 20 to 30 seconds, as I discussed before. Now हम आते हैं long-term memory की तरफ. Long-term memory, the system of memory into which all the information is placed to be kept more or less permanently. Long-term memory refers to the continuing storage of information. कि यहाँ पर आप continuously information को store कर रहे हैं, and for this continued information को store करने के लिए, या अब हम कहते हैं कि more or less permanently, उसको more or less permanently store करने के लिए you need a elaborative rehearsal. And what is elaborative rehearsal? A method of transferring information from short-term memory into long-term memory by making that information meaningful in some way. कि उसमें आप इस elaborative rehearsal के ज़रिए आप short-term memory को convert कर सकते हैं long-term memory में. This information is largely outside of our awareness, but can be called into working memory to be used when needed. हम ये information मैं बार बार आपसे ये repeat कर रहा हूँ कि this information is largely outside of our awareness. ये awareness में कब आती है? जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो we recall the stored information, the previous experience, or you can say the past experience. So उस information को हम फिर recall करके use करते हैं, utilize करते हैं. So that was about the long-term memory. Some important things to know about long-term memory. Long-term memories are often outside of our conscious mind. This information is largely outside of our awareness, as I discussed before, and can be called into the working memory to be used when needed. Some of this information is relatively easy to recall, while other memories are much harder to recall. क्योंकि हमें उसके लिए भी वो स्टिमुलस चाहिए जो कि हमारी उस मेमोरी को रिकॉल करे. Not all long-term memories are created equal. However, information that is of great importance lead to a stronger recall. You can easily remember important events such as your wedding day, your birthday, your symposiums, your conferences you are attending in your student life. So उस information की एक greater importance होती है, that's why वो information वो stored होती है. कुछ information हमारे पास इस तरह होती है जिसकी कोई ख़ास importance नहीं होती, वो stored होती है, बट वो उसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिकॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए हमने पहली स्लाइड में कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास इजीली रिकॉल होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन इजीली रिकॉल नहीं होता, और कुछ इन्फॉर्मेशन इजीली क्रिएट भी नहीं होती, या कुछ मेमोरीज इजीली क्रिएट भी नहीं होती,
वो इसलिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन की हमारे पास इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो वो बार बार हम उसको याद करते हैं, हम उसको रिकॉल करते हैं, तो वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इजीली हम रिकॉल कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी स्टोर्ड होती है हमारे मेमोरी में, बट उसकी इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो इसलिए उसको फिर रिकॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ऑल लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर नॉट इक्वली क्रिएटेड। एंड द थर्ड वन इज memories that are frequently assessed also become much stronger and easier to recall. Assessing these memories over and over again strengthen the neural networks in which the information is encoded and can leading to the easier recollection of the information. मीन्स कि आप किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, इट मीन्स कि उधर आपकी रिहर्सल होती है, एलाबरेटिव रिहर्सल होती है, सो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग होती है और वो इजीली रिकॉल हो जाती है। सो आप जब भी किसी इवेंट को, जैसे कि बर्थडे हो गया, या किसी को वैलेंटाइन डे याद होता है, या किसी को जो हॉलीडेज होती है वो याद होती है, तो या हमारी जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेम लाइक डेज वो याद होते हैं, नंबर्स याद होते हैं, तो वो क्यों हमारे लिए परमानेंटली सेव होती है, वो इजीली किस तरह रिकॉल होती है, वो इसलिए कि हम इसकी बार बार रिवीजन करते हैं, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, रिहर्स करते हैं उसकी, तो इसलिए उसको ऐसी इंफॉर्मेशन फिर वो मच मोर स्ट्रॉन्गर होती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी इजीली टू रिकॉल। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की कुछ टाइप्स हैं। Long term memory is usually divided into two types, that is declarative memory and non-declarative memory. Declarative memory, also called explicit memory, and non-declarative memory is also called implicit memory. Declarative memory, also called explicit memory, consists of the sort of memories you experience consciously. मतलब कि आप conscious के साथ साथ उसको एसेस करते हैं, या आप उसको वो उसमें आपकी कॉन्शियस इन्वॉल्व होती है। Some of these memories are facts or common knowledge, like for example capital of Pakistan is Islamabad, like आपको पता होता है कि कायद आज़म की क्या बर्थडे थी, या वो कब फौत हो गए थे, तो some जनरल नॉलेज, वो ये हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, क्योंकि हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं। This is called also called explicit memory. So declarative memory is also called explicit memory. Non-declarative memory, which is also called implicit memory, इसमें हमारे पास unconsciously ये build up होता है हमारे पास. This include procedural memories which your body uses to remember the skills you have learned. For example, do you play an instrument, or you ride a bicycle, या और कोई इसमें कोई मैकेनिज्म या कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, मतलब कि कोई प्रोसीजरल, इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल मेमोरी, कि इसमें अगर प्रोसीजर इन्वॉल्व हो तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. Non-declarative memory also can shape your body unthinking response, like salivating at the sight of your favorite food. जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के साथ गुजर रहे होते हैं, तो अचानक आपकी स्लाइवेशन आ जाती है, तो वो आप उस टाइम अनकॉन्शियस फॉर्म, मतलब आपको नहीं पता होता, अचानक ही आपकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अनकॉन्शियसली हमारे पास ये बिल्टअप होता है. सो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स है, एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. Explicit memory, also known as declarative memory, which include all of the memories that are available in consciousness. Explicit memory can be further divided into episodic memory, means for a specific events, and semantic memory, for example like knowledge about the word. तो हमने कहा था कि डिक्लेरेटिव मेमोरी हमारे पास वो कॉन्शियसली डेवलप होता है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई जर्नल नॉलेज हो अबाउट द वर्ड, तो ये है हमारे पास सेमेंटिक मेमोरी, ये सेमेंटिक मेमोरी का काम है. एंड एपिसोडिक मेमोरी, अगर स्पेसिफिक इवेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपकी जो हम स्पेसिफिक इवेंट्स बता रहे हैं, या सिम्पोजियम्स वगैरह, या डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, या हॉलीडेज, तो ये स्पेसिफिक इवेंट्स, ये एपिसोडिक मेमोरी होती है. Implicit memories are those that are mostly unconsciousness.
This type of memory includes procedural memory, which involves memory of the body movements and how to use an object in the environment. How to drive a car or use a computer are examples of procedural memory. कि किस तरह हमें कंप्यूटर को यूज़ करते हैं जिसमें एक प्रोसेस एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, तो उस ओवरऑल प्रोसीजर को रिमेंबर करना, उसको याद करना और फिर उसी तरह फिर परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी और यू कैन से नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. अब आ जाती है फॉरगेटफुलनेस और यू कैन से एमनेसिया. Amnesia, the loss of memory, is described as forgetfulness, or as a medical disorder you can call amnesia. कभी कभी हम भूल जाते हैं मेमोरी को. तो उसमें हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं. To understand we have remembered things, it's incredibly helpful to study how we forget, which is why neuroscientists study the amnesia, the loss of memory. Amnesia is usually the result of some kind of trauma to the brain, such as a head injury, a stroke, or a brain tumor, or any chronic alcoholism के ज़रिए अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है तो वो कंडीशन हो जाती है, तो उसको हम एमनीजिया कहते हैं, जिसमें हम भूल जाते हैं. There are two main types, but you can say three main types of amnesia. One is retrograde amnesia, and second one is anterograde, and the third one is infantile, or you can say childhood amnesia. Retrograde amnesia means loss of memory from the point of some injury or trauma backward, or loss of memory for the past. कि जब भी trauma हो जाती है उससे past आप भूल जाते हैं, तो that is called retrograde amnesia. Anterograde amnesia means loss of memory from the point of injury or trauma forward. मीन्स कि इस ऐसे पेशेंट में जिसको रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो जाता है, उस पेशेंट में एबिलिटी कम हो जाती है कि वो न्यू मेमोरीज को डेवलप कर ले, न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज को डेवलप कर ले. इन्फेंटाइल एमनीजिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड चाइल्डहुड एमनीजिया, इज द इनएबिलिटी टू रिट्राइव मेमोरीज फॉर मच बिफोर एज 3 से पहले आपकी जितनी भी होगी वो आप रिकॉल नहीं कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड इन्फेंटाइल एमनीजिया or childhood amnesia. So that was the about the amnesia. The first retrograde amnesia occurs where you forget things you knew before the brain trauma, and in anterograde amnesia is when brain trauma curtails or stop someone's ability to form new memories. So that was about little bit about amnesia. So now we are going to discuss some techniques, some methods to improve our memory, or how we can improve our memory. इसमें हमारे पास ये 4-5-6 ऐसे स्टेप्स है, मेथड्स है, जिसके ज़रिए हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं. और these are depends on a person capacities. Means whole learning, studying an entire package of information at once like a poem. कि आप किसी चीज़ को पोएम के ज़रिए देखिए, लोग किसी ज़रिए याद कर सकते हैं. कभी कभी लोग बिल्कुल साइलेंटली स्टडी करते हैं तो उसको वो मेमोराइज कर सकते हैं. कभी कभी लोग ओपन साउंड के साथ मेमोराइज करते हैं. कभी कभी लोग बिल्कुल म्यूज़िक के साथ करते हैं. तो लोगों की एक हैबिट बन जाती है कि किस तरह वो इजीली मेमोराइज कर सकते हैं और किस मेथड को वो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं. तो होल लर्निंग हमारे पास वो है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा एक पोइम के ज़रिए आप उसको लर्न कर ले. पार्ट लर्निंग, स्टडिंग अ सब पार्ट ऑफ अ लार्ज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अ टेक्स्ट चैप्टर, कि आप एक लार्ज चैप्टर को आप इसमें कुछ सब पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको आप लर्न कर ले. दिस इज आल्सो अनदर मेथड. रिसाइटेशन मीन समराइजिंग अलाउड वाइल यू आर लर्निंग, कि किसी कोई अगर लाउडली उसको लर्न कर सकता हो, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया. रिहर्सल मीन्स रिवीविंग इंफॉर्मेशन मेंटली साइलेंटली, कोई उसको खामोशी के साथ मेमोराइज कर सकता हो. सेलेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टू मेमोराइज, कि आपके पास मल्टीपल चैप्टर्स है या एक लॉन्ग चैप्टर है और उसमें से आप पॉइंट्स को उठा के उसको आप कंसेप्चुलाइज कर ले या मेमोराइज कर ले. स्पेट्स प्रैक्टिस, अल्टरनेटिंग स्टडी सेशन विद ब्रीफ रेस्ट पीरियड्स, कि आप उसमें ब्रीफ पीरियड रेस्ट पीरियड्स डालते हैं कि आपने मॉर्निंग को 9 o'clock की
10 o'clock तक, और फिर आपने 10 to 11 रेस्ट कर दिया, फिर आपने 11 बैठ के 12 तक फिर किया, तो उसको हम स्पेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं, कि आप उसको मतलब स्टडी करके थोड़ा सा आप रिफ्रेश करते हैं खुद को, और फिर उसके बाद दिस आल्सो अ वेरी इंटरेक्टिव मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर मेमोरी. Mass practice means studying for long period without rest period. Mass practice, this is not a very effective, but some people are go with this technique also, कि आप किसी भी विदाउट एनी रेस्ट पीरियड आप कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडिंग को. तो उसमें क्या होता है कि लैक ऑफ स्लीप डिक्रीज रिटेंशन. चीज़ क्या मास प्रैक्टिस करते हैं, जब आपकी स्लीप डिक्रीज हो तो आपकी फिर मेमोरी की रिटेंशन रिड्यूस हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है. स्लीप एड्स कंसोलिडेशन. देखिए स्लीप आपकी मेमोरी को, आपके ब्रेन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. इसलिए हंगर डिक्रीज रिटेंशन. तो ये दो चीज़ें कि एक स्लीप एक हंगर, ये आपकी रिटेंशन को रिड्यूस करती है. तो इसलिए आपको ने हंगर को भी आपने मेंटेन करना है और अपनी स्लीप को भी मेंटेन करना है कि आपकी मेमोरी की रिटेंशन इंक्रीज हो. So dear students and viewers, thank you very much. That was a little bit session about the